ये आप देखेंगे जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। सच्ची आज़ादी आज़ादी उसके भाग्य में नहीं जो अपनी रक्षा खुशामद और सेवा से करता है। अपने आप को गवाकर ही सच्ची स्वतंत्रता नसीब होती है। ये किसने कहा है? सरदार पूर्ण सिंह ने ये बात की है। प्लास्टिक प्रदूषण से जूझती महिलाएं, आप देखते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण की खूब चर्चाएं भी होती रहती हैं और 5 जून को हर साल आप देखते हैं कि पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मकसद लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना है। प्रकृति बिना मानव जीवन संभव नहीं है और प्रकृति के बिना ऐसे में यह बेहद जरूरी कि हम पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों और आप देखते हैं कि नदियों, झीलों, भूमि, पहाड़ सबके महत्व को समझे। इस दिवस को मनाने का फैसला 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में लिया गया था। इसके बाद 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस बार की थीम यानी कि सब्जेक्ट रखा गया, विषय रखा गया है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ठीक है, ये जरूर याद रखिए। थीम से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और देखिए प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव हर किसी पर पड़ रहा है, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे इंसान हों, चाहे आप देखते हैं कि नदियों में देख लीजिए आप लोग, महासागरों में देख लीजिए आप लोग। प्लास्टिक प्रदूषण न केवल परिस्थिति तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि यह सामाजिक और लैंगिक असमानता को भी गहराई से प्रभावित कर रहा है। इस तरह के पॉइंट आपको निबंध में उपयोग करना है। इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं तो आपका निबंध बड़ा प्रभावशाली रहेगा, या निबंध हो चाहे आंसर राइटिंग हो। यह समस्या केवल समुद्र में तैरते प्लास्टिक कचरे तक सीमित नहीं है बल्कि उन लाखों महिलाओं और लड़कियों से भी जुड़ी है जिनके जीवन में प्लास्टिक प्रदूषण ने गहरा असर डाला है। यह एक ऐसी हिंसा है जो ना तो तत्कालिक होती है और ना ही स्पष्ट, पर धीरे धीरे शरीर, समाज और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। इसलिए इसे धीमी हिंसा कहा जाता है। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, एक सामाजिक संकट भी बन चुका है। वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार अमेरिका, चीन, यूरोप जैसे देश अपने प्लास्टिक कचरे का निर्यात विकासशील देशों में करते हैं, यानी दूसरे देशों में भेजते हैं, उसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत में हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है जिससे बड़ी मात्रा में सिंगल यूज, एकल उपयोग प्लास्टिक शामिल होता है जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आमतौर पर पारंपरिक रूप से घर की सफाई, खाना पकाने, बच्चों की देखभाल जैसे कार्यों की जिम्मेदारी संभाली है और इन सभी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग में आने वाले खाद्य पदार्थ, सस्ते सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक और घरेलू सफाई उत्पाद आदि में जहरीले रसायन होते हैं जो सीधे महिलाओं के शरीर में प्रवेश करते हैं। आज भारत में सौंदर्य प्रसाधन का उद्योग सालाना लगभग 10,000 करोड़ से अधिक का हो चुका है। शोध बताते हैं कि सौंदर्य उत्पादों में माइक्रो प्लास्टिक पाए जाते हैं जो हार्मोन के स्राव को बाधित करते हैं। साथ ही इन उत्पादों में प्रयुक्त रसायन लंबे समय तक त्वचा, रक्त और प्रजनन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और इनसे त्वचा रोग, थायराइड संबंधी विकार, हार्मोन असंतुलन, बांझपन, गर्भपात जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और शारीरिक दृष्टि से भी महिलाएं विषाक्त रसायनों के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। उनके शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है जो विषैले तत्वों को लंबे समय तक संचित रखती है और इसके अलावा एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन इन रसायनों के प्रभाव को और भी गहरा बना देते हैं। गर्भावस्था, मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति जैसे नैसर्गिक चरणों में यह प्रभाव और गंभीर हो जाता है। शोध के मुताबिक प्लास्टिक में मौजूदा बिस्फेनॉल ए और फैक्टेलेट जैसे रसायन गर्भस्थ शिशु के विकास को बाधित करते हैं और जिनसे आप देखिए जन्मजात बेकार, मानसिक समस्याएं, हार्मोन से संबंधित विकृतियां पैदा हो सकती हैं। प्लास्टिक कचरा अक्सर शहरी मलिन बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों के नजदीक जमा होता है जहां बुनियादी साफ सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन सुविधाओं का अभाव होता है। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावित वे समुदाय होते हैं जो पहले से ही गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक हाशिए पर होने की वजह से कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। इन समुदाय की महिलाएं जो पारंपरिक रूप से घर और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी संभालती हैं, आज भी अपने परिवार की आजीविका के लिए आप देखते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा बीनने, जलाने जैसी खतरनाक कार्यों में संलग्न है। एक कार बिना किसी सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण या फिर स्वास्थ्य सुविधा के लिए किए जाते हैं जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। आप जो बोतल प्लास्टिक की घर में रखते हैं ना, पानी पीते ना, कभी आपने देखा है कि इसका स्वाद ही बदल जाता है। और मैं कह रहा हूं कि मैं पहले क्या करता था कि सुबह 4 बजे उठा तो मैं प्लास्टिक की बोतल में जो पानी भरा रहता था उसे पीता था। वो मतलब बेकार पानी लगता था। अब मटके का पानी पी के देखिए आप लोग,
तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा प्लास्टिक से जितनी दूरी बना के रखी जाए उतनी सही है। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि देश के कई हिस्सों में महिलाएं कचरा बीनने और घरेलू कामगार या फिर कचरा पुनर्चक्रण इकाइयों में संगठित मजदूर के रूप में काम करते हैं। इन कार्यों में रोजमर्रा का संपर्क प्लास्टिक से होता है, और जैसे पॉलीथीन बोतलें, प्लास्टिक थैलियां, टूटी घरेलू वस्तुएं जिनसे अक्सर खतरनाक रसायन मौजूद होते हैं। इनसे त्वचा रोग, सांस की बीमारी, विजनन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं और यहां तक कि कैंसर तक का खतरा होता है। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे का जलाया जाना भी महिलाओं और उनके परिवारों को प्रभावित करता है। जब यह कचरा बस्तियों के पास खुले में जलाया जाता है तो इससे निकलने वाले डायऑक्सिन और अन्य विषैले रसायन हवा और पानी को प्रदूषित करते हैं, और जिसका सीधा असर बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर होता है। देश में पर्यावरणीय नीति और कचरा प्रबंधन योजनाएं अक्सर तकनीकी और नगरीय समाधान केंद्रित होती हैं, और पर यह जरूरी है कि इन योजनाओं में महिलाओं की भूमिका, उनके श्रम की असंगठित प्रकृति और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी प्रमुखता से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संकट का एक अन्य आयाम श्रम और शिक्षा से जुड़ा है। झुग्गी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी महिलाएं, लड़कियां प्लास्टिक बीनने और पुनर्चक्रण केंद्रों में काम करती हैं। यह काम न केवल अत्यधिक असुरक्षित होता है बल्कि अक्सर बिना किसी स्वास्थ्य सुरक्षा के किया जाता है। लड़कियों की शिक्षा भी इससे बाधित होती है, क्योंकि वे कम उम्र में ही अपनी माताओं के साथ इस कार्य में जुड़ जाती हैं। वे स्कूल नहीं जा पाती हैं और उनके सामने एकमात्र विकल्प प्लास्टिक से जुड़ा जोखिमपूर्ण श्रम ही रह जाता है। प्लास्टिक उनके जीवन के लिए एक धीमा जहर बन जाता है, उनके भविष्य की संभावनाओं को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। प्लास्टिक प्रदूषण लैंगिक रूप से एक पक्षपाती संकट बन चुका है, क्योंकि इसकी नीतियां और समाधान में अक्सर महिलाओं के अनुभव तथा आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। पर्यावरण से जुड़ी नीतियों के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम होती है। जो निर्णय लिए जाते हैं वे पर्याप्त तकनीकी, आर्थिक दृष्टि से होते हैं, सामाजिक और लैंगिक पहलुओं से नहीं। ऐसे में उन महिलाओं की आवाज दब जाती है जो इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। परिणाम स्वरूप ना तो उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल मिलते हैं, ना ही उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं में पहुंच सुनिश्चित हो पाती है। और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है। सबसे पहले कॉरपोरेट क्षेत्र को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। उन्हें अपने उत्पाद का पैकेजिंग, वितरण और उपभोग की प्रणाली को पर्यावरणीय और आप देखते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से टिकाऊ बनाना होगा। केवल एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के स्थान पर बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के विकल्पों को ध्यान में बढ़ावा देना चाहिए, और उनके उत्पाद प्रक्रिया में महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। दूसरा, सरकार को अपने कचरा प्रबंधन तंत्र को लैंगिक संवेदनशीलता के साथ पुनर्गठित करना होगा, और इसमें महिलाओं को सुरक्षित और गरिमामय कार्यस्थल देना, कचरा प्रबंधन में महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका देना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा स्कूलों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं को प्लास्टिक प्रदूषण के जोखिम और उससे निपटने के तरीकों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। साथ ही हमें शिक्षा और जागरूकता को केंद्र में रखना होगा। जब तक लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी और महिलाएं अपने अधिकारों स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं होंगी, तब तक इस संकट को जड़ से समाप्त करना कठिन होगा। एक शिक्षित महिला न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए जागरूकता और बदलाव की वाहक बन सकती हैं। और आपने कभी ध्यान दिया है, जो प्लास्टिक की बोतल में पेप्सी आती है ना किसी भी तरह की, उसे पी के देखना, और कांच की बोतल में जो आती है उसे पी के देखना, आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि क्या प्लास्टिक में क्या फर्क हो, किस तरह से उसका स्वाद बदल जाता है। मुझे तो बेकार लगता है, बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों ने ये सब देखा होगा। उत्सव की तरह जीवन, कई लोग अपनी जिंदगी को किसी बोझ की तरह ढोते नजर आते हैं, ना मन में कोई उत्साह, ना कोई उमंग, और मैं कह रहा हूं शकल अगर उनकी देख लेना सुबह से तो पूरा दिन बेकार जाता है। ऐसे लोग दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ गपशप और हंसी मजाक भी नहीं करते हैं। जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, कोई जश्न नहीं। पदोन्नति हो या पगार में इजाफा, चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं। ऐसे लोग हमेशा हैरान परेशान नजर आते हैं। वही लोग बीमार पड़े भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं। कुछ लोग और मुसीबत में भी पूरी ऊर्जा से सक्रिय रहते हैं। दफ्तर में सहकर्मियों के साथ उनकी गपशप चलती रहती है। ऐसे जिंदाजली लोग आए दिन जरा सी खुशी पर लड्डू पेड़े बांटते हैं, केक काटते हैं या लोगों को पार्टी देते नजर आते हैं। असल में जीवन को ऐसे ही लोग जीते हैं। इस जीवन को एक उत्सव की तरह जीते हैं। हमारा जीवन विविधताओं से भरा है। इसमें उतार चढ़ाव, हर्ष, विषाद, सफलता, असफलता, मैत्री, दुश्मनी लगी ही रहेगी। और इन सारी चीज़ों के साथ ही हमें जीवन को जीना है। हमें सपनों को साकार करने के वास्ते लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीना होता है। इस प्रक्रिया को हम जितना सुगमता, सहजता और सफलता से पूरा करने की तैयारी रखेंगे, उतनी ही सुकून दे जिंदगी जी पाएंगे। जो लोग हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं वे ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे चिंताजीवी लोग ना खुद को कुछ दे पाते हैं और ना ही अपने परिवार, अपने समाज या फिर देश को।
हर समय अवसाद, उदासी, चिढ़ में जीने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक खेल या उत्सव की तरह जीना चाहिए। इसमें हार जीत का महत्व नहीं, कोशिश का महत्व है। मस्तिष्क को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रखने के लिए एकाग्रता जरूरी है। इसके लिए सुबह शाम प्राणायाम, ध्यान और योग जरूरी है। मैं कहता हूं कि आप मेहनत कर सकते हैं, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ है भी तो नहीं है। तो मैं कहता हूं बिंदास मेहनत करिए, खुश रहिए, जितना है उसमें मैं क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। उत्साह और खुशी हमारे जीवन की गहराइयों में छिपे होते हैं और इन्हें बाहर निकालना चाहिए। नील पर पसरीचा ने अपनी किताब द हैप्पीनेस इन्वेशन में कहा है कि मन को हल्का रखने और आराम महसूस करने के लिए रात को फोन बंद कर देना चाहिए, अच्छे पलों को दर्ज करना चाहिए और प्रातःकाल 10-15 मिनट तक एक रजिस्टर में बीते दिन की अच्छी बातें लिखें और हर हफ्ते कम से कम 2 अच्छे काम करें, जैसे किसी की मदद करना, किसी की गौशाला या अनाथालय में दान आदि। एक शोध के मुताबिक तारीफ में कही गई बातें हमें उतना ही प्रोत्साहित करती हैं जितना हाथ में पैसे का आना। इसलिए अपने गहरे दोस्त या परिवार के किसी सदस्य की तारीफ करनी चाहिए और इस तरह खुशी मिलेगी। रोज सुबह सुबह अच्छा पढ़ने और संगत सुनने की जरूरत है और पार्क में टहलना। कठिनाइयों से घबराना नहीं बल्कि उन्हें गहराई से समझना चाहिए। गली के आवारा कुत्ते जब हम पर भौंकते हैं और हम उन्हें देखकर भागने लगते हैं तो वे और तेज भौंकते हुए हमारा पीछा करने लगते हैं। वहीं हम जब एक जगह खड़े होकर उन्हें घूरते हैं तो वे शांत होकर पीछा छोड़ देते हैं। यही हाल समस्याओं और कठिनाइयों का है। हम उनसे पलायन करके नहीं बच सकते हैं, उन्हें पहचानने और उनका समाधान धैर्यपूर्वक खोजने की जरूरत है। और आपकी अगर समस्या है तो दुनिया का कोई और व्यक्ति नहीं समाधान करेगा भाई, आपको पहचानना होगा। आप उसका किस तरह से समाधान करते हैं ये आपको ध्यान रखना होगा। जीवन में सफल होने के लिए उन्हीं प्रयासों, ऊर्जा, साधनों पर केंद्रित रहना चाहिए जो किसी न किसी तरह हमारे काम आ सकें। हुनर, धैर्य और मेहनत का साथ हो तो इंसान को आगे बढ़ने का कोई ना कोई अवसर मिल जाता है। कठिन समय में जो लोग मदद करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। मशहूर लेखिका रोंडा वर्न अपनी किताब द मैजिक में लिखती हैं कि कृतज्ञता का जादू हमारे समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जीवन को उत्सव की तरह जीना है तो लोगों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि दुनिया बहुत खराब है। यह समझने की जरूरत है कि अगर दुनिया खराब है तो हमें भी इसी का हिस्सा है। हम लोगों से मुस्कुरा कर मिलेंगे तो लोग भी हमसे मुस्कुरा कर मिलेंगे। हम किसी के साथ गेम खेलेंगे तो हमें क्यों छोड़ेंगे। और विनम्रता, मिलनशीलता, जिंदादिली और हंसमुख स्वभाव बहुत ऊर्जा देते हैं। इससे दूसरों का नहीं हमारा भला होता है। ऊर्जा बनी रहेगी, मिजाज अच्छा रहेगा और काम में मन लगेगा। लोगों से हमेशा किसी स्वार्थ के कारण ही बात नहीं करनी चाहिए। व्यवहार के लिए भी प्रेम के धागे बुनना चाहिए ताकि बात करके हम अपने मन हल्का कर सकें और किसी के साथ सुझाव का आदान प्रदान कर सकें। वो कहते हैं ना कि अंधे को जिसकी आंख में थोड़ी सी कमी है ना, उसे पूरी दुनिया अंधी ही दिखाई देती है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी आपके आसपास रहेगी। जीवन की गति को नियंत्रण में रखना बेहतर होता है और ज्यादातर दुर्घटनाएं अनियंत्रित गति की वजह से होती। कई बार हम जिंदगी को लेकर एक लीक अपना लेते हैं और वक्त चाहे जितना बदले पर हमारे विचार नहीं बदलते। पूर्वाग्रहों से हमारे मन में जड़ता आ जाती है। समय समय पर जीवन से फालतू चीज़ों को हटाना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान खुद से कुछ सवाल पूछना चाहिए, मसलन क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मैं अपने जीवन से चाहता हूँ। क्या मैं अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ। इन सवालों से जो जवाब मिले उनसे पता चल जाएगा कि हम आधी से ज़्यादा बेकार चीज़ों के पीछे भागते रहें। इसलिए हमारी ज़िंदगी इतनी उलझी हुई है और दुश्वार है। द लाइफ ऑडिट की लेखिका कैरोलीन राइटन कहती है कि इससे आपको अपनी जीवन यात्रा को समझने, अब तक की गहरी तरक्की या तरक्की में रुकावट बन रहे कारणों का पता चलता है। आपको यह भी पता चलता है कि आप कहाँ अटके हुए हैं। आपको अपनी इच्छाओं पर भी पता चलता है। आप लोग बताइए, कुछ बोला करिए, कुछ तो टिप्पणी किया करिएगा। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हो तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ में एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये आप देखेंगे साख पर सवाल। लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में शुचिता और पारदर्शिता प्राथमिक शर्त है, मगर राजनीतिक नफे नुकसान के गणित में सरकारों ने सबसे अधिक कमजोर इन्हीं संस्थाओं को किया है। शायद ही कोई संवैधानिक संस्था बची हो जो भ्रष्टाचार और गदाचार की जकड़बंदी से मुक्त हो। फिर भी जब इन संस्थाओं के भीतर से ही शुचिता लाने के संकल्प उभरते हैं तो स्वाभाविक रूप से बेहतरी की उम्मीद बनती है। देश की न्यायपालिका के भी भ्रष्टाचार के आरोप लंबे समय से लगते रहे। निचली अदालतों पर तो ऐसे आरोप आम रहे हैं, पर ऊपरी अदालतों में भी कुछ वर्षों से ऐसे मामले सामने आए जिससे न्यायपालिका की साख पर सवाल उठने लगे। देखिए, सर्वोच्च अदालत हमारी संविधान के अनुच्छेद
24 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ऐसे में प्रधान न्यायाधीश BI गवई ने इस समस्या को साफ गोई से स्वीकार किया और इसे दूर करने का संकल्प दोहराया तो सकारात्मक नतीजे का भरोसा बना है। ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में न्यायमूर्ति गवई ने कहा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कदाचार की घटनाओं से जनता का भरोसा टूटता है। दुख की बात है कि न्यायपालिका के भीतर भी भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले सामने आए हैं। यह बात उन्होंने दिल्ली में न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से बरामद जली नकदी नोटों के संदर्भ में कही है। आप सोचिए, अगर न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा न रहे, और आप सोचिए अगर न्यायाधीशों पर भरोसा न रहे, तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रधान न्यायाधीश ने भारतीय न्यायपालिका के भीतर जड़ें जमा रही या फिर जमा चुकी उन सभी समस्याओं को बड़े साफ शब्दों में स्वीकार किया है जिन्हें लेकर अंगुलियां उठती रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में उच्चतम न्यायालय और कुछ अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों के राजनीतिक दबाव में या निजी स्वार्थ साधने के मकसद से फैसले सुनाने को लेकर काफी असंतोष जाहिर किया जाता रहा है। कुछ न्यायाधीशों ने सेवामुक्त होने के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार कर लिया, तो कुछ चुनावी मैदान में उतर गए। इसे किसी भी रूप में नैतिक नहीं माना गया। हालांकि अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने संयुक्त रूप से संकल्प लिया कि वे सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे, न ही इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे। और इससे यह उम्मीद तो बनी है कि शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश सत्ता के किसी दबाव में आकर कोई फैसला सुनाने से बच सकेंगे। राजनीतिक लोभ और दबाव से मुक्त हुए बिना न्यायपालिका सही अर्थों में अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकती है। इसके लिए आप देखिए, प्रधान न्यायाधीश का इस दिशा में प्रयास सराहनीय है। लोकतंत्र में न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा इसलिए भी बने रहना बहुत जरूरी है कि यही एक स्तंभ है जिस पर संविधान की रक्षा का दायित्व और राजनीतिक व्यवस्था का कदाचार पर नकेल कसने का अकूत अधिकार है। यह भी अनुभव जाहिर है, जब भी न्यायपालिका कमजोर दिखती है तो सत्ता की पक्ष की मनमानियां बढ़ती जाती हैं। इसलिए न्यायाधीशों का व्यक्तिगत आचरण बहुत मायने रखता है। मगर पिछले कुछ वर्षों में इस तकाजे को जैसे भुला दिया गया। कुछ न्यायाधीशों की सुर्खियां बटोरने के लोभ की वजह से न्यायिक सक्रियता का सवाल भी उठता शुरू हो गया। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति में पक्षपात आदि के आरोप भी बुगाते रहे। इन सभी पहलुओं पर प्रधान न्यायाधीश ने बड़ी बेबाकी से बात कही है, उन्हें दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया। निसंदेह इससे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वलपती होंगी। यह देखने की बात होगी कि यह संकल्प जमीन पर कितना उतर पाता है। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं रहेगा तब क्या होगा आपके अधिकारों का। दोस्ती में दरार। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राह अब अलग हो गई है। इस बार मुद्दा भारी भरकम खर्च को लेकर है। मस्क लागत में कटौती और दक्षता में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या, खर्च में कटौती की वकालत की। दरअसल ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही मस्क को यह अहम जिम्मेदारी सौंप दी थी। तब ट्रंप और मस्क की गहरी मित्रता से लगा था कि अमेरिका नए रास्ते पर चल पड़ा है। मगर मार्ग में बाधाएं तब आनी शुरू हुई जब मस्क के कई फैसलों का अमेरिका में विरोध होने लगा। वहीं ट्रंप की नीतियों से उनके कारोबारी हित भी टकराने लगे। उनके बीच दोस्ती में पहली दरार तब दिखी जब ट्रंप ने कृत्रिम मेधा से जुड़ी $500 अरब की योजना कुछ निवेशकों के साथ पेश की थी। इसके बाद मतभेद बढ़ते चले गए। फिलहाल ताजा टकराव भारी भरकम सरकारी खर्च पर है। इसे बजट घाटा बढ़ने का खतरा बताते हुए मस्क ने तीखे सवाल उठाए। मस्क हमेशा विवादों में रहे। उनका कई मंत्रियों से नीतिगत विवाद भी हुआ और वही उनके आक्रामक कदम से ट्रंप प्रशासन में भी तनाव दिखा। सरकारी कर्मियों की छटनी करने का खासा विरोध हुआ। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा। मस्क की नीतियों से चिंतित ट्रंप को कहना पड़ा कि नौकरियों के मामले में सरकार की चलेगी, ना कि मस्क की। दरअसल उनके फैसलों पर विवाद बढ़ने से ट्रंप प्रशासन की साख पर असर पड़ने लगा था। मतभेद यही तक सीमित नहीं रहा। आव्रजन नीति को बदलते या इसे खत्म करने के मुद्दे पर मस्क सहमत नहीं थे। उनके दबाव में पहली बार इस मामले पर ट्रंप को झुकना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि H-1B वीजा उनको पसंद है। कुछ समय पहले शुल्क और व्यापार के मसले पर भी उनके बीच मतभेद गहरा गए। ट्रंप के ठेस पहुंचाने वाले बयानों से भी मस्क का मोह भंग हुआ। सवाल है कि क्या अब मस्क के विरोध और सरकारी जिम्मेदारी छोड़कर अलग हो जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप मनमाने फैसले करने, बड़बोले फन से बचने का प्रयास करेंगे। एक और बात बता दूं आप लोगों को, देखिए कारोबारी हैं एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप भी कारोबारी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी उनकी बनेगी। और अपने अपने हित हैं, अपने अपने स्वार्थ भी रहेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका संपादकीय पाठ कवर होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल है मेरे लिए, सुझाव है तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।